गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें एक स्पर्मेटिड जो है वो राउंड स्ट्रक्चर वो कैसे स्पर्म में चेंज होता है। तो ये जो सेकंड फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो यहाँ पर हम स्पर्म का एक स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पर्म और ओवा का स्ट्रक्चर भी इसमें समझना है, तो स्ट्रक्चर समझ लोगे तो जो चेंजेस हैं वो इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है उसमें कितने पार्ट्स हो गए इसके? एक तो हो गया हेड, नेक, मिडल पीस, ठीक है, और टेल। एक स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये हो गया हेड, ठीक है, नेक, ये मिडिल पीस और टेल, 4 पार्ट हो गए। अब इसमें ध्यान रखना जो स्पर्मेटिड है वो एक राउंड स्ट्रक्चर है। राउंड स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, उसके जो उसमें कई ऑर्गेनल्स हैं जो स्पर्म के ऑर्गेनल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे स्पर्मेटिड है वो राउंड, उसका न्यूक्लियस है, तो स्पर्मेटिड का जो ये स्पर्मेटिड के ऑर्गन हो गए, ठीक है, और ये हो गए स्पर्म के। तो स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस में, जब वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो ये श्रिंक हो जाता है और लंबा हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ये है न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर ये आगे का दिख रहा है, ये गोल और राउंड ओवल शेप का फ्लैट हो जाता है, श्रिंक होके लंबा हो जाता है स्पर्म में। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो स्पर्मेटिड में होती है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पता ही है, सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं इनमें, तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्रोसोम में बदल जाता है। एक्रोसोम ये रहा, ठीक है, ये स्पर्म की टिप होती है, एकदम पॉइंटेड टिप होती है, और इसी टिप से ये क्या करता है, ओवा को, ओवा की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करके और खत्म करके अपने, ये खत्म कैसे करेगा, एंजाइम होता है एक्रोसोम जो होता है उसमें लाइटिक एंजाइम होता है, हाइलोयूरिनिडेज, ठीक है, ये नोट्स में नाम पहुंच जाएगा तुम लोगों को। तो लाइटिक एंजाइम हाइलोयूरिनिडेज होता है, वो एंजाइम क्या करता है, जो ओवा की मेम्ब्रेन होती है उनको डिसॉल्व करके, तो सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है फर्टिलाइजेशन के समय और बाकी स्ट्रक्चर बाहर ही रह जाता है, ठीक है। तो जो गोल्जाई बॉडीज हैं वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती हैं स्पर्म के। डिस्टल सेंट्रियोल, ये देखो यहाँ पर ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल जो स्पर्मेटिड का होता है वो एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेल। अब स्पर्मेटिड तो मोटाइल नहीं था, पर ये मोटाइल होता है, चलता है, तो उसके लिए ये जो डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्मेटिड में थे ये लंबे एक्सियल अक्षीय तंतु बनाते हैं, एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है, किसमें, स्पर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया जो इनका, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो स्पर्मेटिड का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पर्म का निबन कर्न बनाता है। निबन कर्न जो होती है कि स्पाइरल सर्पिल रिंग होती है, ये जो दिख रही है ये स्पाइरल रिंग, ये स्पर्म को एनर्जी देती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटिड का स्पर्म का स्पाइरल रिंग नेक के पीछे बनाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्पर्मेटिड में ज्यादा होता है, वो जैसे जैसे स्पर्म बदलता है साइटोप्लाज्म खत्म होने लगता है, और जो कुछ जो साइटोप्लाज्म होता है वो टेल की शीथ बना लेता है, उसका कवच। तो अब जैसा हम देख रहे हैं ये क्या है, स्पर्म का आगे का जो हेड पोर्शन है, सबसे आगे तो एक्रोसोम हो गया, ठीक है, इसकी अंदर ओवल न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस को आगे का जो पोर्शन कवर करता है वो कहलाता है गेलिया, ठीक है।
गेलिया आगे की शीट हो गई जो न्यूक्लियस को कवर कर रही है विद एक्रोसोम, और पीछे की कहलाती है मैंचेट। ठीक है, जो हेड पोर्शन है स्पर्म का, जिसमें सब आगे की जो शीट है वो गेलिया और पीछे की मैंचेट कहलाती है, और ये बनता है फाइब्रिलर शीट थे, और बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, ये बीच में इसमें एक बहुत माइन्यूट नेक, उसको आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके जस्ट न्यूक्लियस के नीचे डिप्रेशन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। अब 3 सेंट्रियोल हो गए, एक प्रॉक्सिमल, एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के जस्ट नीचे डिस्टल सेंट्रियोल, जिससे एक्सोनिम निकलते हैं, एक्सियल फिलामेंट, और सबसे नीचे रिंग सेंट्रियोल, इसे जेसनर्स सेंट्रियोल भी कहते हैं, जेसनर्स रिंग्स भी कहते हैं। और इसी एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पाइरल निबिन कर्न होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये इसका मिडिल पीस कहलाता है, जहां से एक्सियल फिलामेंट होते हैं। ये एक्सियल फिलामेंट पीछे टेल तक जाते हैं। ठीक है, और टेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि वो इजीली मूव कर सके। तो इस तरह से ये इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको जब कभी स्पर्म का स्ट्रक्चर या स्पर्मेटोजेनेसिस आए, तो वहां पर आपको स्पर्मेटिड फॉर्मेशन और स्पर्मियोजेनेसिस यहां तक बताना है। तो स्पर्मियोजेनेसिस तक बताना है, मतलब ये चेंजेस भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, और स्पर्म का स्ट्रक्चर तो वो अलग से ही उसका स्ट्रक्चर आएगा और इसका फंक्शन आएगा। तो स्पर्म का फंक्शन क्या हो गया, ओवा को फर्टिलाइज करना। ठीक है, और वहां पर उसमें जो हम कहते हैं नए जेनेटिक मटेरियल डेवलप या वेरिएशन आना, इसी के कारण से होता है। और ये जो स्पर्म है यही क्या करेगा, डिप्लॉइडी को मेंटेन करेगा। मतलब हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियस हैप्लॉइड ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें है वो क्या है, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, oogenesis। तो oogenesis जो होती है ये क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। इसमें होगा क्या, ओवा में हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनेगा। उस हैप्लॉइड फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवा। और वो बनेगा किससे, डिप्लॉइड एग मदर सेल से। मैंने बताया था ना, जैसे उसमें स्पर्म मदर सेल होता है, इसमें एग मदर सेल होगी, और उसको क्या कहेंगे, ऊगोनिया। वहां स्पर्मेटोगोनिया था। ये जो प्रोसेस होती है ये काफी डिसकंटिन्यूअस, हम कह रहे थे कि मंथ में एक बार 2 दिन के लिए, मतलब ओवा वायबल ओवा रिलीज होता है, 2 दिन की उसकी लाइफ रहती है। तो क्या हुआ, पूरे वीक में, मंथ में सिर्फ एक बार ओवा फॉर्मेशन होता है। तो ये एक हाईली डिसकंटिन्यूअस मेथड है कि एक मंथ में तो एक ओवरी ने काम किया, दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी ने काम किया, लेफ्ट कब फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस और हाईली वेस्टफुल। अभी इसको बताएंगे हाईली वेस्टफुल कैसे, क्यों कहते हैं। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, यहाँ भी क्या होगा, वही फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होगा, सेम चीज, जो ओवरी है उसकी अंदर की लाइनिंग होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, और उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स, अब इसमें कंपैरिजन चेंज ये है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स होती हैं, जननिक कोशिकाएं, वो कैसी होती है, उनका न्यूक्लियर छोटा होता है, ये थोड़ी बड़ी होती हैं। तो ये देखो, ये है जर्म सेल जो जर्मिनल एपिथेलियम की, ये डिप्लॉइड है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन, ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन हुआ और क्या बन गया, डिप्लॉइड ऊगोनिया, एग स्पर्म, वो एग मदर सेल या ऊगोनिया।
इसी को, ये बहुत सारी सेल होती हैं, ये ऐसा लगता है जैसे एग का एक छत्ता, एग नेस्ट बनाती हैं। तो प्राइमरी जर्म सेल जो होती हैं रैपिड माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ऊगोनिया या एग नेस्ट बनाती हैं। देखो काफी स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में नामों में काफी सिमिलरिटी है और थोड़ा सा एंड में जाके चेंज है। जब हम ग्रोथ फेज में आते हैं, ये देखो ये पूरा क्या हुआ, डिप्लॉयड ऊगोनिया बन गए। ये जो डिप्लॉयड ऊगोनिया है, इनसे एक में ग्रोथ फेज हुई और ये साइज में जैसा उसमें था सेम, कि ये साइज में काफी बड़ा हो जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, न्यूट्रिटिव मटेरियल बढ़ गया, ये भी डिप्लॉयड होगा। अब यहाँ पर जो होगी वो होगी मियोसिस 1। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ, उससे क्या होगा, ये मैच्योरेशन फेज हो गई। मैच्योरेशन फेज में हमने बताया था ना कि क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, तो सेकेंडरी oocyte बना, ये हैप्लॉइड हो गया और एक पोलर बॉडी बनी। ठीक है, एक तो सेकेंडरी oocyte बना, जैसे वहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी। सेकेंडरी oocyte जो है वो फिर डिवाइड हुआ और एक मैच्योर ओवा बनाया, एक राइप ओवा बनाया और एक पोलर बॉडी बनाता है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो पोलर बॉडी है ये दो पोलर बॉडी बनाती है, फिर डिवाइड हो गई दो पोलर बॉडी। मतलब oogenesis की प्रोसेस में 1 2 3 पोलर बॉडीज बनती हैं और एक राइप एग बनता है। इसलिए इसको हाईली वेस्टफुल मेथड कहते हैं, क्योंकि इतना सब, जैसे स्पर्म में तो हर सेल से स्पर्म फॉर्म हो रहा था, पर यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ओवा फॉर्म हो रहा है, बाकी सब पोलर बॉडीज हैं जो न्यूट्रिशन, जो उसकी बाकी के फॉलिकुलर सेल है वो बना लेती हैं। तो ग्रोथ फेज क्या हो गई, ये काफी लंबी होती है कंपैरेटिवली स्पर्मेटोजेनेसिस के, और एक पूरा जो एग नेस्ट होता है, ऊगोनिया जो होता है, उसमें से सिर्फ एक ऊगोनिया जो होता है उस एग नेस्ट का, वो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट oocyte में बदलता है। ये रहा, ठीक है, एक डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte, उस पूरे एग नेस्ट में से सिर्फ एक ऊगोनिया प्राइमरी oocyte में चेंज होता है और बाकी के जितने एग नेस्ट के सेल होते हैं वो क्या करेंगे, उसके चारों ओर फॉलिक्यूलर एपिथेलियम बना लेते हैं। ठीक है, तो एक oocyte बना, मैच्योरेशन फेज जो रहेगी इसमें मियोसिस होगा। तो प्राइमरी oocyte जो है, ये प्राइमरी oocyte, इसमें मियोसिस 1 हुआ। ठीक है, और दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल बने, एक बड़ा एक छोटा हैप्लॉइड सेल बन गए। ये जो छोटा वाला है वो फर्स्ट पोलर बॉडी है जिसमें कुछ साइटोप्लाज्म होता है, और बड़ा वाला जो है वो कहलाता है ऊटेड, ये ऊटेड। ठीक है, ये बड़ा ऊटेड कहलाएगा और इसी ये ही आगे जाके किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, एक ओवा में। ठीक है, तो और ये जो पोलर बॉडी है ये फिर किस में होगा, दो पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यहां से क्या होगा, एक राइप ओवा और एक पोलर बॉडी। तो इस तरह से ये जो है, ये इसका तीनों फेजेस हो गई। अब ओवा का अगर हमें, क्योंकि स्पर्म का भी स्ट्रक्चर समझना है, ओवा का भी स्ट्रक्चर है, तो ओवा जो देखो वो क्या होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक सबसे अंदर की जो होती है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन, सबसे अंदर की विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये सब नाम याद होने चाहिए, इसलिए इनको प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ना। अंदर की विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जोना पेलिसिडा मिडिल मेम्ब्रेन, और सबसे ऊपर ये जो फिंगर लाइक दिख रहे हैं ये कहलाती है फॉलिक्यूलर सेल। जो अभी बताया था ना कि एक तो ऊगोनिया बन गया, वो एक बन गया प्राइमरी oocyte और बाकी उसके फॉलिक्यूलर सेल बना लेते हैं। तो ये हैं फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये सबसे बाहर की लेयर होगी। इसमें न्यूक्लियस एक साइड में रहेगा और पूरा साइटोप्लाज्म रहता है। तो इसका बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और बीच का मेड्यूला, एग कॉर्टेक्स एग मेड्यूला। तो ये इसका एग का
स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आपको अगर ये पूछ सकते हैं कि अगर इनमें हम कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है, इनमें आपको सिमिलरिटीज क्या क्या है और डिससिमिलरिटी, समानताएं और असमानताएं, तो वो भी आप बता सकते हो। समानताएं क्या क्या हो गई कि दोनों में क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एक जैसी होती है, ठीक है। दोनों में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया ही बनता है। दोनों में जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल्स बनती हैं। दोनों में स्पर्मेटोगोनिया, oogonia डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी oocyte बनता है, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, वहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, यहाँ सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हैं उनमें सिमिलरिटीज बता सकते हो, और दोनों ही हैप्लॉइड स्पर्म बनाते हैं और उधर हैप्लॉइड ओवा बनेगा, ठीक है। और दोनों की उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से बताएंगे, डिप्लॉइड जर्मिनल एपिथेलियम से। अब अगर हमें डिफरेंसेस बताना है तो डिफरेंसेस हम क्या बता सकते हैं कि स्पर्म जो होता है वो माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ये कंपैरेटिवली बड़ा होता है उससे, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दो फेज में कंप्लीट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन और स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि वहां पर ऐसा नहीं होता। इसमें स्पर्म मोटाइल होता है, मतलब फ्लैजिला से चल सकता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ये भाले के शेप का होता है, लैंसलेट शेप, और जो ओवा है वो ओवल होती है, ठीक है। जो स्पर्म है उसमें आगे की तरफ एक्रोसोम होता है, जबकि इसमें इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर स्पर्मेटेड स्पर्म में चेंज होता है, जबकि वहां सीधे ओवा फॉर्म होता है। वहां पर पोलर बॉडीज बनती हैं ओवा में, यहाँ ऐसी कोई पोलर बॉडी नहीं बनती। और एक जर्म सेल से यह कंप्लीट प्रोसेस है, मतलब पूरे स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो लगभग पर डे 120 मिलियन स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जबकि ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है ओवा फॉर्मेशन, oogenesis, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाईली वेस्टफुल मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से स्पर्म और ओवा का डायग्राम भी बना सकते हो, उनमें डिफरेंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए जब आपको सारी प्रोसेसेस क्लियर है तो आप डिफरेंस भी बता सकते हो, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज दोनों बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके।